जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इसमें जो है इसी तरह के पेपर आते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आप जो है टोटल यानी कि पूरा आर्मी मॉडल सेट जो 2022 में पूछे जाने की संभावना आपका अधिक है। और इसमें से आपका टारगेट समझिए 45 प्लस का टारगेट है, ठीक है। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या हम लोग कंप्लीट करेंगे 50। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। इसमें आपको इजी लेवल और थोड़ा टफ और मीडियम लेवल के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी तरह की यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के साथ साथ, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं भाग 1 से, यानी कि सामान्य ज्ञान से, यानी कि जनरल नॉलेज से, जीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, यानी कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये पहले किस चीज़ का जो है एक अंग था। तो सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का एक क्या था, अंग था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है। तो अगर यदि आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं, जवाहरलाल नेहरू। इनका जो है दिल्ली में स्थित है समाधि स्थल, जिसका नाम है शांतिवन। समझ गए, शांतिवन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन सी अगर यदि आप मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में आपका स्थित है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो देखिए ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, सही उत्तर हो जाएगा गैर नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। अगला प्रश्न, पतंजलि का संबंध किससे है। तो देखिए ऑप्शन डी आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, योग दर्शन। पतंजलि का संबंध जो है वो आपका योग दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं किनको माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल आप सही हैं। 7 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। आपको जगह का नाम छाटना है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ये कर रहे हैं तो बिल्कुल अब सही है, सिक्किम में। लोसांग एक तरह का एक उत्सव है, पर्व है, फेस्टिवल है जो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है सिक्किम कहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा मंदिर, एलोरा की जो गुफा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये और भी दोनों, यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन सा धर्म से, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से एलोरा का जो गुफा मंदिर है ये दोनों धर्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न, शक कैलेंडर का पहला महीना जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो आपका होता है चैत्र, यानी कि हिंदू धर्म के हिसाब से यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म में ये पहला महीना जो है चैत्र आता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। और यही कैलेंडर जो है वैलिड है। बाकी हम लोग जो जनवरी फरवरी ये जो हम लोग जानते हैं ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि दिया हुआ, लेकिन ये जो शक कैलेंडर है ये जो है इसके हिसाब से चैत्र जो है पहला महीना होता है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, हैदराबाद में। चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रत्येक वर्ष को 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को, ठीक है, देखिए 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो दोनों एक स्टार्टिंग में मजदूर दिवस 1 तारीख को और मई के लास्ट तारीख को 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ये दोनों दिवस आपको याद कर लेना है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति होती है वो होती है अस्थायी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा,
नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति अस्थायी होती है। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल अब सही हैं। गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो देखिए, एक वायरस है जिसका नाम है माइकल एंजेलो और ये पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गया था। ये कब बना था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे जीके का जो है पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, भाग ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग भाग 2 में प्रवेश करते हैं, सामान्य विज्ञान में, यानी कि जनरल साइंस में। ठीक है, तो देखिए जनरल साइंस में भी हम लोग यहाँ पर जो है टोटल 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट कर लेते हैं जनरल साइंस का पार्ट जो है सेकंड पार्ट, यानी कि भाग 2। जनरल साइंस का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रक्रिया को अपना करके? उसको छू करके, जला करके, या फिर NaOH से क्रिया करा करके, या फिर HSO से क्रिया करा करके। देखिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उसको जला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका जो गलनांक है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, यदि हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े जो है पहने जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, यानी कि यदि आप गर्मियों में सफ़ेद कपड़े का ज़्यादा उपयोग करते हैं, पहनते हैं, तो उसमें आपको क्या है, गर्मी का थोड़ा कम एहसास होता है। लेकिन अगर यदि आप गर्मी में ब्लैक कपड़े का प्रयोग करते हैं, यानी कि काला, तो इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो काला कपड़े में क्या है कि इसका जो है अवशोषक अधिक होता है, यानी कि ये अपने और प्रकाश को ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए सलाह दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन जो है वो कौन सा है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से गलत आपको छांटना है। पहला ऑप्शन देखिए, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या फिर पारे में लोहा तैरता है। तो देखिए, राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा जो है पानी पर तैरता है। ये कथन क्या है? गलत कथन है। ठीक है, पारा पानी पर नहीं तैरता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो देखिए, संतरे में जो विटामिन अधिक होता है वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी जो है संतरा में सबसे अधिक पाया जाता है। और आपको बता दें कि कभी भी यदि विटामिन सी से प्रश्न आवे तो आपको ध्यान रखना है कि जो खट्टा पदार्थ होता है, ठीक है, खट्टा पदार्थ, उसमें क्या है कि विटामिन सी जो है सब में लगभग पाया जाता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? देखिए, चमगादड़ हर किसी ने देखा होगा, वो क्या है कि अंधेरे में भी जो है उड़ सकते हैं और बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। तो इसमें जो सहायता प्राप्त होता है, उसको उड़ने में जो मदद मिलता है, वो किस कारण से मदद मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से इसको मदद मिलता है, जिसके वजह से ये अंधेरे में भी स्पीड में ये गमन कर सकता है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट वेव और अल्ट्रासोनिक वेव, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? यानी कि जो एल्युमिनियम है वो किस खनिज से हमें प्राप्त होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ब्लैक होल क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ब्लैक होल जो है वो क्या है? तो ये देखिए, इनमें से कोई नहीं, ना ही ये निहारिकाएँ हैं, ना ही उल्काएँ हैं, या फिर ना ही ये सूर्य के धब्बे हैं। ये ब्लैक होल दूसरा चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? देखिए, जल में जो अस्थायी कठोरता जो होता है उसका क्या रीज़न है? मेन रीज़न उसका क्या है? तो उसका मेन रीज़न है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल में अस्थायी कठोरता मिलता है देखने के लिए। अगला प्रश्न, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो देखिए, कैलोरी की जो मापन इकाई है जिससे कैलोरी को मापा जाता है वो आपको बताना है मापन का यंत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई जो है ऊष्मा है। अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? तो देखिए, सूर्य जब उदय होता है या फिर जब सूर्यास्त होता है उस टाइम जो सूर्य जो हम लोग को लाल दिखाई देता है उसका मेन कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के वजह से ही सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई हम लोगों को पड़ता है।
7 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो देखिए, घर में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो आपका समानांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या कारण है? मतलब कि इनमें से कौन सा एक हो जाएगा लोहे में जंग लगने का कारण? तो देखिए, राइट आंसर की यदि हम बात करें तो रासायनिक क्रिया के कारण से जो है लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केतली में पानी का गर्म होना किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए, केतली में पानी का गर्म होना जो है उदाहरण है वो आपका संवहन का। ठीक है, किसका? संवहन का, कन्वेक्शन का ये उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना। तो अब हम लोगों का यहाँ पे पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया, पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जीके और जनरल साइंस अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में मैथ पूछा जाता है, लेकिन इसमें हम आपको रीजनिंग के प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 और ये 5, इधर कितना हो गया? 20। और अभी तक हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया? 30। तो पहले हम लोग रीजनिंग देखते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ का भी देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए रीजनिंग का। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है? देखिए, रीजनिंग का क्या मतलब है? रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति। आप कितना तर्क लगा करके सटीक इसका आंसर दे सकते हैं, यही आपका दिमाग जो है इसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए कोई भी जो गाय है उसके लिए, यानी कि गाय के लिए जो है बछड़ा है, यानी कि गाय का मान के चलिए जो छोटा बच्चा, बिल्कुल जो बच्चा रहता है उसको बछड़ा कहा जाता है। वैसे ही किसी बकरी का जो होता है, यदि छोटा बच्चा हम लोग पकड़ें, इसी तथ्य के हिसाब से यदि इसमें हम लोग पकड़ें तो बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। ठीक है, पिल्ला तो आपका ये कुत्ता का हो गया, बछेड़ा ये छेना ये जो है नहीं है, बाकी मेमना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का सेकंड नंबर प्रश्न है कि मोची का जिस तरह से संबंध चमड़ा से है उसी तरह से दर्जी का संबंध किस चीज़ से है? देखिए, बजाज से कमीज से, धागा से, या फिर कपड़ा से। देखिए, यहाँ पे कमीज भी है, धागा भी है, कपड़ा भी है, ये तीनों तो दर्जी से संबंधित है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पॉइंट मोची और चमड़ा के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, मोची का संबंध जिस तरह से चमड़ा है, चमड़ा का जब आकार आप बदलिएगा तब वो अलग अलग तरह से बन जाएगा, जैसे पर्स बन जाएगा, जूता बन जाएगा, बेल्ट बन जाएगा, तब आप उसको कह सकते हैं कि मोची का जिस तरह से जूता से संबंध है उसी तरह से दर्जी का किस तरह से रहेगा? कमीज से। लेकिन नहीं है, ये सटीक नहीं है। आपका जिस तरह से मोची का चमड़ा से संबंध है उसी तरह से दर्जी का कपड़ा से संबंध है। ठीक है, दर्जी क्या करता है? कपड़ा से उसका आकार बदलता है, कपड़ा सिलाई करता है। ठीक है, कमीज बना दिया, फिर कुछ और चीज़ बना दिया, तो इसका भी समझ गए, दर्जी का कपड़ा से संबंधित है। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन बी में सारनाथ, ऑप्शन सी में पानीपत, ऑप्शन डी में हल्दी घाटी। तो इसमें से यदि हम लोग विषम शब्द को देखें तो हमारा सारनाथ आ जाता है विषम शब्द में। अब बोलिएगा सर जी ये सारनाथ विषम शब्द क्यों हो गया? सब तो जगह का नाम है। तो जी, सब तो जगह का ही नाम है, लेकिन ये देखिए, पहला कुरुक्षेत्र ये क्या है? युद्ध स्थल। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ये क्या है? युद्ध स्थल। हल्दी घाटी ये क्या है? युद्ध स्थल। तो एक कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी ये तीनों क्या है? युद्ध क्षेत्र है, लेकिन सारनाथ ये गौतम बुद्ध के लिए फेमस जगह है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर सारनाथ हो जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, 34 नंबर का जो प्रश्न है डायरेक्शन का, आपको सीधा सीधी एकदम कॉपी पर ये भी प्रश्न जो है ना आसानी से 30 से 35 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं यदि ध्यान दीजिएगा तो। अगर यदि आपको ध्यान में नहीं है कि इसको कैसे हल करें तो इस वीडियो में आप देखिए कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले कभी भी जब डायरेक्शन का प्रश्न आवे आपको जो है इस तरह से लाइन खींच देना है सबसे पहले, और सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं उत्तर, ये आपका हो जाएगा दक्षिण, ये आपका हो जाएगा पूरब और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। समझ गए? तो ये उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब मोहन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मोहन यहाँ पे खड़ा है और ये क्या करता है? मोहन जो है किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर हमारा किधर है? इधर है। तो यहाँ पर क्या किया? मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, फिर वह बाएं मुड़ गया। अब कहाँ पे मुड़ रहा है? बायां। अभी ये जा किधर रहा था? इधर। इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो बायां मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तब ये देखिए, ये बायां जो मुड़ा यहाँ पे कितना चला? 10 किलोमीटर चला। बाद में वह फिर बायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब क्या किया ये आदमी कि इधर से पहले बायां मुड़ा, अब यहाँ से ये बायां मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा?
इधर ही आएगा ना। तो यहाँ पर भी बायां मुड़ करके ये क्या किया, 15 किलोमीटर चला। अब लास्ट में क्या पूछता है कि तो वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए अब मान के चलिए ये जो मोहन है इस दिशा में चल रहा है, तो इस दिशा में हम क्या देख रहे हैं, दक्षिण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में चल रहा है। समझ गए। कभी भी है आप आराम से सिंबल बनाइए और उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करिए। देखिए ये प्रश्न आप लोग जो है वही हल कर पाएंगे जो ABCD का अपोजिट आपको याद होगा या फिर आपको ध्यान में होगा तो। ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पे अभी तो हम हल करने के लिए आपको बता देंगे, लेकिन अगर यदि आपको ABCD का अपोजिट याद नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही सटीक तरीके से हमने उसमें ट्रिक के माध्यम से ABCD को याद करने का जो है फार्मूला बताया है, वीडियो बनाया है। 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने देख चुका है उसको, आप भी देख लीजिएगा ताकि आप एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए टेबल को अगर यदि GZYO भी लिखा जाए तो जूस को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टेबल को जैसे तैसे लिख दिया, ये तो सटीक वर्ड था लेकिन यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। GZYO भी ये क्या है, ये तो कुछ समझ में आया नहीं। उसी तरह से हमको जूस से दूसरा वर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जैसे तैसे नहीं लिखा है, ये जो लिखा है ना ये अपोजिट है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेबल में पहला वर्ड क्या है, टी है, और इधर जो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, जी है। तो देखिए टी जो है ना इसका जो उल्टा वर्ड होता है यानी कि अपोजिट वर्ड होता है वो जी होता है। उसी तरह से देखिए ये है टी, उसके बाद इधर जो है ना जेड, तो ए का उल्टा जेड होता है। बी यहाँ पे देखिए टी बी, और बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। उसी तरह से एल का उल्टा होता है वो। उसी तरह से ई का उल्टा होता है भी। ठीक है, तो देखिए एल वो भी, लव एज बाय, इस तरह से कर सकते हैं हम। उसी तरह से ट्रिक आपको बताए हैं, उस वीडियो में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए ये क्या क्या है, टेबल का सारा जो अपोजिट वर्ड है उसको लिखा हुआ है। अब हम लोगों को बनाना है जूस का। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जूस का जो है क्या लिखाएगा। तो देखिए जे का अगर यदि हम उल्टा शब्द देखते हैं, अपोजिट शब्द अगर यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, क्यू होता है जे का अपोजिट शब्द। ठीक है, क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है जे का ऑपोजिट, मतलब कि अपोजिट शब्द। उसके बाद हमारा क्या आता है यू। तो देखिए यू, यदि हम यू का अपोजिट शब्द को लें तो यू का अपोजिट शब्द होता है एफ। समझ गए। उसके बाद आई, तो देखिए आई का जो अपोजिट शब्द होता है वो होता है आर। उसके बाद आता है सी का जो अपोजिट शब्द होता है वो आता है एक्स। उसके बाद आता है ई, और ई का जो अपोजिट शब्द होता है वो क्या होता है, देखिए वो भी हम लोगों ने देखा, ई का होता है भी। तो यहाँ पे भी अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे QFRX भी, ये किस ऑप्शन में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं QFRX भी, यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया वाई, ये भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा रीजनिंग का, महेश की माता ने महेश से कहा मेरी माता का बेटा जिसका पुत्र अच्युत का महेश के साथ क्या संबंध है। देखिए इस तरह से अब आपको जो है ना रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक से आपको प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो ब्लड रिलेशन वाला जब भी प्रश्न आता है ना, ये आप अपने के ऊपर मंथन करने लगिए कि महेश की माता ने कहा, ये मान के चलिए आपका महेश है और ये इसकी माता है। ठीक है, सोचने के लिए आप इसी दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो महेश की माता ने महेश से कहा, ये महेश की क्या है, माता है, इधर हम लिख दिए, और ये हमारा महेश हो गया। तो देखिए महेश की ये माता ने महेश से क्या कहा कि मेरी माता का बेटा, यानी कि ये महेश है, यानी कि ये आप अपने ऊपर ले लीजिए, ये आप हैं, ये आपकी मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी आपसे कह रही है कि मेरी माता यानी कि आपकी नानी, ये जो है इनकी माता। ठीक है, मम्मी की माता यानी कि आपकी नानी, मेरी माता का बेटा यानी कि आपका मामा। ठीक है, क्या हो गया, आपका मामा। मेरी माता का बेटा यानी कि आपका मामा जिसका पुत्र, इसका एगो पुत्र है। ठीक है, इसका एगो पुत्र है, किसका, इसका नाम क्या है, अच्युत है। ये आप है महेश, ये आपकी माता, माता की मम्मी नानी, नानी का बेटा आपका मामा, मामा का बेटा, यहाँ पे इसका नाम है अच्युत का संबंध जो है महेश के साथ क्या होगा, यानी कि आपके साथ जो है इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए मामा का बेटा, तो संबंध क्या हो गया, ममेरा भाई का हो गया। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन में आपको प्रश्न जो है हल करना है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है अभी तक ये यानी कि पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का मैथ का बारी आता है, ठीक है। और इस वीडियो में जो है हम मैथ यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, इसका वीडियो जो है शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का अलग से वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे यानी कि जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग ये कंप्लीट किया। वीडियो आपको अलग से मैथ का मिल जाएगा और वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो भी आएगा इंडियन आर्मी मैथ करके, मिक्स उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 14-15 प्रश्न इसमें रहेंगे, उसको भी आप ज़रूर हल करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम मैथ के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ का जब वीडियो आएगा तो उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।